डीवी क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 फ्रिक्शन का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। सेकेंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। वी नाउ अंडरस्टैंड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स exerted by a surface when an object moves across it or makes an effort to move across it। अब हम ये समझ चुके हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? जो सरफेस फोर्स को लगाता है, एक्सर्ट करता है जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अक्रॉस इट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर यानी कि दूसरे सरफेस पे जब वो चलता है, मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है, तो ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है ये लगता है, ठीक है, सरफेस के द्वारा। Hence, we can say that there are two type of friction, static friction and sliding friction। तो हम ये कह सकते हैं कि दो तरह का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Let us perform some activity that can help us to understand the difference between the two। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इनका हमें डिफरेंस पता लगेगा। अब देखो एक्टिविटी 3 है, ट्राई टू पुश ए लार्ज बॉक्स टू मेक इट मूव अक्रॉस द फ्लोर। एक जो फ्लोर है, फर्श है, फर्श के ऊपर एक बड़ा बॉक्स रखा है, उसको आपने पुश करने की ट्राई करनी है। देखो ये दिखा रखा है, एक बड़ा बॉक्स रखा है फर्श पर और उसको पुश करना है आपने। बाय अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स से एफ यूनिट। मान लो कि आपने एक स्मॉल फोर्स लगाया, ठीक है, एफ यूनिट्स का। चलो आप यहाँ पे मान लो कि आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना लगाया? 10 न्यूटन फोर्स लगाया। इस बॉक्स को धक्का दिया आपने और फोर्स लगाया एफ यूनिट्स। व्हाट डू वी फाइंड? हम क्या पाते हैं? द बॉक्स रिमेन एट रेस्ट। जो इस बॉक्स पे जब हमने एफ यूनिट फोर्स लगाया तो इस बॉक्स पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, ये रेस्ट पे ही रहेगा, रुका ही रहेगा। When an external force, now we increase the applied force to F unit। अब हमने जो ये फोर्स है ये दुगना कर दिया। पहले F यूनिट था, अब 2F यूनिट कर दिया। चलो पहले 10 न्यूटन था, अब हमने कितना कर दिया? 20 न्यूटन फोर्स कर दिया अब हमने, ठीक है, दुगना कर दिया। What do we find? The box will remains at rest। अभी भी जो बॉक्स है वो किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, ये हिलेगा नहीं अभी भी बॉक्स। When an external force act on the box, the force of friction known as static friction comes into play and opposes the motion of the box। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है? जब हम कोई चीज़ रेस्ट पर पड़ी है। जैसे ये एक बॉक्स रेस्ट पर पड़ा था, जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो ये बॉक्स इतना फोर्स नहीं था कि इसको हिला सके हम, ये बॉक्स नहीं खिसका, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी चीज़ पर लगाएंगे, ठीक है, किसी मतलब रुकी हुई चीज़ पर लगाएंगे, जो खड़ी है चीज़, पड़ी है एक जगह पर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, तब ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, कम्स इन टू प्ले एंड अपोजिट द मोशन ऑफ द बॉक्स। अब देखो जैसे हमने मान लो कि 10 न्यूटन फोर्स इस पे लगाया था, इस पे हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, मगर ये बॉक्स नहीं हिला। तो क्यों नहीं हिला? इस बॉक्स को किसने आगे खिसकने से रोका? तो वो था स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यानी कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब कोई जो चीज़ है किस पे रहती है? जब रेस्ट पे रहती है। जब हम फोर्स लगाते हैं और वो चीज़ हिलती नहीं, तो कौन सा किसके कारण नहीं हिल रही है? वो किसके कारण मूव नहीं कर रही है?
वो है स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। हम इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है, तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। दिस स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंसेस द फोर्स विच वी एग्जर्ट ऑन द बॉक्स एंड द बॉक्स रिमेन एट रेस्ट। यही जो फ्रिक्शन है, यही वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये क्या करता है, बैलेंसेस द फोर्स, ये हम जो फोर्स लगाते हैं उसको बैलेंस कर देता है, यानी कि उसको कैंसिल कर देता है। जितना हमने फोर्स लगाया स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतने लगेगा और उसको कैंसिल कर देगा हमारे फोर्स को। ठीक है, तो जो बॉक्स है रिमेन्स एट रेस्ट, बॉक्स हिलेगा नहीं, रेस्ट पे ही रहेगा। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज टू से 2F, स्टैटिक फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेज टू 2F। और जब पहले हमने F लगाया था, F यूनिट फोर्स लगाया था, फिर हमने जब 2F यूनिट फोर्स लगाया तब भी ये नहीं हिला। यानी कि इस केस में भी, सेकंड केस में भी, पहले फ्रिक्शन F था, F यूनिट था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी F यूनिट लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में। जब हमने 2F यूनिट लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2F यूनिट ही लगा, और फिर से इसने कैंसिल कर दिया हमारे फोर्स को, और फिर से ये बॉक्स नहीं हिला। ठीक है, अगर ऐसे लेना एग्जांपल, पहले हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी, स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगा, 10 यूनिट, और ये बॉक्स नहीं हिला। फिर हमने 20 यूनिट लगाया फोर्स, और फिर स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लगा, 20 न्यूटन ही लगा। ठीक है, 20 न्यूटन ही लगा, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया। बॉक्स कब हिलेगा, जब हम थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। नाउ इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स ग्रेजुअली टिल द बॉक्स जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब आपने क्या करना है, धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाना है, अपने जोर को बढ़ाना है, जब तक कि ये जो बॉक्स है ये फर्श के ऊपर स्लाइड करना शुरू ना कर दें, घसीटना शुरू ना कर दें। ठीक है, स्लाइड तो आपको पता है ना, जैसे कोई बॉक्स पड़ा है और आपको उसको खींच रहे हो, धक्का दे रहे हो, तो वो बॉक्स हिलने लगेगा, चलने लगेगा, तो उसको स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, फर्श के ऊपर पड़ा है कोई सरफेस, मतलब बॉक्स का, तो आपने धीरे धीरे बढ़ाना है जब तक कि वो, फोर्स को बढ़ाना है जब तक कि वो मूव करना शुरू ना कर दे। दिस एक्टिविटी शोज डैट फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ अप्लाइड फोर्स। इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा कि जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है। देखो पहले केस में जैसे हमने माना था 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन हो गया। दूसरे केस में हमने 20 न्यूटन फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन हो गया। जैसे हमने फोर्स बढ़ाया स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ गया। इन अदर वर्ड्स स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसीलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, जैसे हमने फोर्स लगाया उसने भी अपने आप को एडजस्ट करके ज़्यादा फोर्स लगाया। ठीक है, हाउएवर इट कैन इंक्रीज ओनली अप टू ए सर्टेन लिमिट। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी भी एक लिमिट है, ये एक सर्टेन लिमिट के बाद उतना ही हम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, इसकी भी एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है इसकी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स into play when the body is just sliding over the horizontal surface. It is called the limiting force of friction. तो मैक्सिमम क्या होगी इसकी वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कब लगेगा, जैसे हमने पहले केस में इस बॉक्स पे 10 न्यूटन लगाया, फिर लगाया हमने 20 न्यूटन, फिर लगाया हमने 30 न्यूटन। मान लो ये 50 न्यूटन जैसी हमने इस पर फोर्स लगाया तो ये हिलने लगा, मूव करने लगा। ठीक है, तो 50 न्यूटन, इधर भी 50 न्यूटन फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लगा, 50 न्यूटन। ठीक है, अब 50 न्यूटन से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स अगर हम लगा देंगे, मान लो 51 न्यूटन लगा दिया, तो ये बॉक्स मूव करने लगेगा इस साइड की तरफ, क्योंकि हमने इधर से फोर्स लगाया। ठीक है, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है मैक्सिमम कितना है इस बॉक्स को हिलाने के लिए, जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो कितना है, 50 न्यूटन। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज जस्ट स्लाइडिंग ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब वो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब वो बॉडी सरफेस पे क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी।
इट इज़ कॉल्ड द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। दस we thus conclude that when a force is applied on a body at rest, a force of friction called static friction comes into play। तो हमने इससे ये कंक्लूड किया कि जो कोई बॉडी, एक रेस्ट पे एक बॉडी है और हमने उस पर फोर्स लगाया, जैसे एक बॉक्स पड़ा था फर्श पे, हमने उस पर फोर्स लगाया, ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कौन सा फोर्स लगेगा जब हमने फोर्स लगाया? व्हेन ए force is applied on a body at rest, a force of friction called static friction comes into play। जब हमने उस बॉक्स पे जो रेस्ट पे पड़ा था, जब एक फोर्स लगाया तो कौन सा फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। यानी कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तभी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। दिस स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिज द अप्लाइड फोर्स। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो हमने फोर्स लगाया उसको अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा, यानी कि उल्टी दिशा में लगेगा। ऑन इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। हाउएवर इट कैन इंक्रीज ओनली अप टू ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। जब फिर भी ये एक इसकी एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे हमने एग्जांपल किया था अभी 50 न्यूटन वाला, ठीक है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, द बॉडी बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑन विच इट वाज रेस्टिंग। जब हम इतना फोर्स इंक्रीज कर देंगे कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉडी जो सरफेस पे पड़ी है, जो रेस्ट पे पड़ी है, वो मूव करना शुरू कर देगी। आफ्टर दिस इट इज़ द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन द टू सरफेसेस। और जब बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, स्लाइड करना शुरू कर देगी किसी फर्श पे या सरफेस पे, तो उसको हम, तब कौन सा फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा? तब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तब लगेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो दो सरफेस के बीच में कोई बॉक्स है या कोई फर्श है, बॉक्स का सरफेस और उसका फर्श का सरफेस, उन दोनों के बीच में जब बॉडी मूव करेगी, स्लाइड करेगी, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए लिटल लेस देन द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये वाला जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ये लिटल लेस, थोड़ा कम होता है, किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से ये कम होता है। यानी कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। आवर डे टू डे एक्सपीरियंस टेल्स अस दैट इट इज़ ईजियर टू कीप स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट देन टू मेक इट स्लाइड फ्रॉम रेस्ट। लेट अस डू नाउ एन एक्टिविटी टू वेरीफाई दिस एक्ट। और हमने ये, हमारा ये एक्सपीरियंस है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे पड़ी है, ठीक है, तो उसको हिलाना, उसको मूव कराना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर जो बॉडी एक बार स्लाइड करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है, तो उसको फिर कंटिन्यू रखना आसान होता है, ठीक है। इट इज़ ईजियर टू कीप स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड हम कर रहे हैं, एक बार वो स्लाइड करने लगी, तो उसको अगर स्लाइड को हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो आसान है, जबकि अगर कोई रेस्ट पे बॉडी, उसको हिलाना मुश्किल होता है। अब एक एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। एक्टिविटी 4 है, टेक ए वुडन ट्रे ब्लॉक। एक वुडन ट्रे ब्लॉक ले लो, ठीक है, ये इस तरह का एक ब्लॉक हमने ले लिया, वुडन ब्लॉक। प्लेस इट नियर द वन एज ऑफ द टेबल। हमने इसको ऐसे टेबल के एक एज पे रख दिया, एक किनारे पर रख दिया इस वुडन ब्लॉक को। कीप ए सिलिंड्रिकल पेंसिल रॉड ऑन अपोजिट एज ऑफ द टेबल टॉप यूजिंग ड्राइंग पिंस। अब हमने इस तरफ, इसके टेबल के इस तरफ एक सिलिंड्रिकल पेंसिल, बिल्कुल गोल पेंसिल हमने रख दिया है, सिलिंड्रिकल पेंसिल, और इधर पिन लगा दिया, इधर पिन लगा दिया, इधर लगा दिया, इधर पिन लगा दिया, ठीक है। इस तरह से पिन लगाना है कि ये पेंसिल घूम सके, रोल कर सके। मेक श्योर पेंसिल रोड इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। आपने ये श्योर करना है कि जो हमने पिन के बीच में जो पेंसिल फंसाई है वो रोल करनी चाहिए, वो घूमनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टेक द प्लास्टिक लिड ऑफ ए जार। अब एक प्लास्टिक लिड ऑफ ए जार लो, कोई ढक्कन ले लो आप, ठीक है, किसी जार का। मेक 3 सिमेट्रिकल होल्स इन इट। इसमें 3 होल्स कर दो। पुट 3 पीसीज ऑफ
स्ट्रिंग थ्रू द होल्स एंड टाई देम टुगेदर, और इसको इस तरह से, ये जो 3 होल करे थे इसमें इस तरह से हमने ऐसे धागा बांध देना है। नेक्स्ट टाई देम टू ए लॉन्गर स्ट्रिंग, फिर इसको एक ऐसे लॉन्गर स्ट्रिंग के साथ ऐसे बांध देना है, हमने उसको लटका देना है। टाई द अदर एंड ऑफ द लॉन्गर स्ट्रिंग टू द वुडन ट्रे ब्लॉक सच डैट इट पासिस ओवर द पेंसिल। ठीक है, इस तरह से हमने एक अरेंजमेंट बना देनी है। ये हमने बॉक्स लिया, ये ऐसे धागा बांधा, ये पेंसिल है, और ये ऐसे इस तरह से हमने इसको लटका दिया है। टेक सम मार्बल, अब कुछ मार्बल्स लो। ठीक है, वेरी स्मॉल मार्बल्स, कुछ हमने छोटे छोटे मार्बल्स लेने हैं। ऐड दीज मार्बल इन द प्लास्टिक लिड, और इस मार्बल्स को हमने इस प्लास्टिक जो ये लिड है इसमें डालना है 1 बाय 1। ठीक है, अनटिल द वुडन ट्रे स्टार्ट जस्ट स्लाइडिंग, धीरे धीरे एक एक करके डालना है जब तक कि ये जो हमने वुडन ब्लॉक या प्लास्टिक ट्रे रखी है ये स्लाइड करनी ना शुरू कर दे इस तरफ को। ठीक है, जैसे जैसे हम इस पर मार्बल्स डालेंगे इसका वेट बढ़ेगा तो ये फोर्स डालेगा, फोर्स के कारण ये खींचेगा। ठीक है, और जब तक डालना है हमने, जब तक कि देखो एक मार्बल डालेंगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 2 3 4। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, इतने मार्बल जब डाल देंगे हम तो मूव करना शुरू कर देगा। नोट डाउन द नंबर ऑफ मार्बल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अब जितने पे ये मूव करना शुरू कर देता वो मार्बल हमने नोट डाउन कर लेना कि कितने मार्बल डालने से ये मूव करना शुरू कर दिया बॉक्स। मान लो कि 10 मार्बल डालने से ये मूव करना शुरू कर दिया। द नंबर ऑफ मार्बल पुट इन द प्लास्टिक लिड इज एन इंडिकेटर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द मार्बल कि कितने मार्बल डालने से, मैग्नीट्यूड का मतलब है कितने मार्बल डालने से ये मूव करना शुरू कर देगा बॉक्स। वो क्या है, वो हमें क्या इंडिकेटर मिल गया एक कि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। तो हम कह देंगे भाई 10 मार्बल डालने से ये मूव करना शुरू कर दिया तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना है। ठीक, वंस द वुडन ट्रे बिगिंस टू स्लाइड टेक आउट ए स्मॉल मार्बल फ्रॉम द प्लास्टिक लिड। अब जैसे ही ये स्लाइड करना शुरू कर दे हमने क्या करना है। ठीक है, जब हमने मान लो 10 डाल दिए थे और 10 डालने से इसने मूव करना शुरू कर दिया मार्बल डालने से, तो जब ये मूव कर रहा हो तो इसमें से हमने इस प्लास्टिक लिड में से हमने क्या, पहले 1 निकाल लो ऐसे मार्बल, फिर 2 निकाल लो, ऐसे निकाल के देखो क्या होता है। ठीक है, टेक आउट ए स्मॉल मार्बल, पहले हमने 1 मार्बल निकाल लिया इसमें से, इसमें से। ठीक है, प्लास्टिक लिड में से। फ्रॉम द प्लास्टिक लिड व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हमने क्या देखा। पिक अप अनदर सच स्मॉल मार्बल, फिर एक दूसरा भी निकाल लो इसी में से जब वो मूव कर रहा हो। डज द ट्रे ब्लॉक स्टॉप स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ द टेबल टॉप, क्या 2 मार्बल निकालने से जो ब्लॉक था, ठीक है, वुडन ब्लॉक था या ट्रे थी, क्या वो अब मूव करना, उसने स्लाइड करना बंद कर दिया है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी रिमूव ए सफिशिएंट नंबर ऑफ मार्बल फ्रॉम द प्लास्टिक लिड, क्या होगा जब हम एक सफिशिएंट नंबर ऑफ मार्बल प्लास्टिक लिड में से निकाल लेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा है ये। इन द फर्स्ट केस व्हेन द ट्रे ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट केस में जब वो जो ट्रे थी, ब्लॉक थी, जब स्लाइड करना शुरू करती है, तो जैसे ही वो स्लाइड करना शुरू करती है तो इसका मतलब वो क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द, जो उस टाइम कितना फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है, यानी कि उस टाइम मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, वंस दैट ब्लॉक बिगिंस टू स्लाइड, जब वो ब्लॉक स्लाइड करना शुरू करता है, द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो इस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, जब वो स्लाइड करना शुरू करता है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, जब वो जस्ट शुरू ही करता है। When 2-3 small marble are removed from the plastic lid, जब हमने 2 या 3 मार्बल प्लास्टिक लिड से निकाल लिए जब वो मूव कर रहा था तब, द ट्रे ब्लॉक स्टिल कीप्स ऑन स्लाइडिंग एंड मूव्स टू द अदर एंड ऑफ द टेबल टॉप विद ऑलमोस्ट द सेम स्पीड। जब हमने उसमें से 2 या 3 मार्बल निकाल लिए तो हम क्या देखते हैं कि तब भी जो वो ब्लॉक है तब भी वो स्लाइड कर रहा है, लगभग उसी स्पीड से जिस स्पीड से वो पहले स्लाइड कर रहा था। इट शोज डैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज
लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इससे हमें पता लगा कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। समझ गए? देखो दोबारा से एक बार समझो। जब हमने क्या किया था, जब हमने इसमें 10, मान लो मैंने एग्जांपल लिया है कि 10 इसमें डाल दिए थे जब मार्बल, तो ये स्लाइड होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। ठीक है, तो जैसे ही उसने मूव करना शुरू कर दिया, अब कौन सा फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया, अब लगना शुरू हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जब वो मूव कर रहा था तो हमने इसमें से 2 या 3 वो निकाल लिए, 2 या 3 मार्बल निकाल लिए, फिर भी वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पहले तो वो 10 डालने से मूव कर रहा था, फिर मान लो कि 7 इसमें रह गए थे, फिर भी वो लगातार मूव ही कर रहा है या स्लाइड ही कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 मार्बल से भी वो स्लाइड कर रहा है। ठीक है, यानी कि दूसरे केस में जब हमने उसमें से 3 निकाल लिए तब भी वो स्लाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम है, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, समझ गए? लेट अस नाउ डिफाइन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब डिफाइन कर लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को। यह आपका क्वेश्चन भी है, पेपर में भी आ सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वी कॉल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन इट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेज बिटवीन विच देयर इज नो रिलेटिव मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे जब दो सरफेसेस के बीच में ये लगता है फ्रिक्शन। कब लगता है, जब देयर इज नो रिलेटिव मोशन, उन दोनों सरफेसेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, यानी कि जो दोनों सरफेस है वो किस पे हों, रेस्ट पे हों, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे हो, तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। इन द अदर वर्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग स्टेशनरी स्टेट ऑफ बॉडी इज स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरे वर्ड्स में अगर कहें कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो फोर्स है जो बैलेंस कर देता है, जो अप्लाइड फोर्स किया लगाया हमने जो फोर्स, उसको बैलेंस कर देता है जब बॉडी स्टेशनरी स्टेट में होती है, यानी कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है, अगर हम उस बॉडी पर कोई फोर्स लगाएं तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसको क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, कैंसिल कर देता है, तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या होता है, और या फिर कनेटिक फ्रिक्शन भी इसको बोल सकते हैं। वी कॉल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट व्हेन वन ऑफ देम इज स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन देम। अब ये फ्रिक्शन तब लगता है जब एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर, ठीक है, एक सरफेस एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, जब स्लाइड करता है तब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लिटल स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सेम टू सरफेसेस। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। वही दोनों सरफेस पहले स्टैटिक फ्रिक्शन में थे, वही दोनों सरफेस फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन में थे, मगर सेम सरफेस थे, सेम टू सरफेसेस थे, मगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम लगेगा। ठीक है, आगे है हमारे पास एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। वी नाउ ऑब्जर्व दैट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिटल मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हमने ये ऑब्जर्व कर लिया है कि दो सरफेस गिवन सरफेसेस हैं, उसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वंस मोशन गेट स्टार्टेड द फ्रिक्शन बिकम स्लाइटली लेस देन द मैक्सिमम और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब मोशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब स्लाइड करने शुरू कर देती है कोई बॉडी, तो फिर क्या होता है, जो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, फिर कम हो जाता है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, उससे थोड़ा कम हो जाता है। दिस कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, वी कैन से डैट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस स्टार्ट ओनली व्हेन इंटरलॉकिंग बिटवीन देयर इरेगुलरिटीज हैव बीन अनब्लॉक्ड। तो हम ये कह सकते हैं रिलेटिव मोशन दो सरफेसेस के बीच में तब स्टार्ट होगी जब उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग है, इरेगुलरिटीज़ की, जो अप डाउन्स की, जो आपस में एक दूसरे में जो फिट हो चुके हैं दोनों सरफेस के अप डाउन्स, ठीक है, इरेगुलरिटीज़ जो फिट हो चुकी हैं, इंटरलॉक हो चुके हैं एक दूसरे में, वो दो जो सरफेस है रिलेटिव मोशन तब स्टार्ट होगी जब ये इंटरलॉकिंग क्या हो जाए, अनलॉक्ड हो जाए, रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए। वंस मोशन स्टार्ट द इरेगुलरिटीज
act just as an obstruction against their relative motion, they are not interlocked now। जब ये मोशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मोशन स्टार्ट द इरेगुलर, फिर क्या होता है, जो इरेगुलरिटी होती है वो थोड़ा सा उसका क्या करती हैं, एक्ट जस्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन। जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं मोशन स्टार्ट होने में, यानी कि स्लाइडिंग स्टार्ट होने में, फिर वो थोड़ा सा उसका क्या करती हैं, विरोध करती हैं। दे आर नॉट इंटरलॉक्ड नाउ, मगर अब वो इरेगुलरिटीज़ क्या है, इंटरलॉक्ड नहीं है, एक दूसरे के अंदर फिट नहीं है। इन अदर वर्ड, वंस द मोशन स्टार्ट्स द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन वन सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द अदर सरफेस। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जब मोशन स्टार्ट होती है तो एक सरफेस की जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं वो दूसरे सरफेस के कॉन्टैक्ट, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, एक सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटी में फिट होने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता कि वो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के अंदर फिट हो सकें, इंटरलॉक हो सकें जब मोशन स्टार्ट होती है, ठीक है। Thus it is easier to keep on moving an object than to start it from rest। इसलिए जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसको मोशन में मूव कराते रहना आसान होता है, जबकि कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसको मूव कराना मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे ये बॉक्स है मान लो, ठीक है, ये फर्श है, हमने इसके ऊपर मूव कराना है। जब ये रेस्ट पे है बॉक्स तब तो हमारा बहुत ज़ोर लगेगा, मूव कराना बहुत मुश्किल होएगा। मगर जब ये बॉक्स एक बार मूव करना शुरू कर देगा, मूव करना जब ये शुरू कर देगा एक बारी बॉक्स, तब इसको कंटिन्यू रखना बहुत आसान होता है, ठीक है। क्योंकि देखो फर्स्ट केस में तो इरेगुलरिटी एक दूसरे के अंदर धसी हुई है, बॉक्स की और इसकी फर्श की, मगर जब हमने इसको मूव करना शुरू किया तो इरेगुलरिटी को इतना टाइम नहीं मिला कि वो इंटरलॉक हो सकें, तो हम धक्का दिए जा रहे हैं तो आसानी से ये जो बॉक्स है ये मूव करने लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, देखो जैसे ये पहिए लगे हुए हैं, रोल करना आपको पता है ना, रोल करना ऐसे गोल, ठीक है। तो जब कोई चीज़ गोल गोल घूमती है ऐसे तो उसको कहते हैं रोलिंग। जैसे एक कोई बिल्कुल गोल ऐसे आपके पास पेंसिल है, ठीक है, बिल्कुल गोल पेंसिल है, इसको आप रोल करोगे ऐसे तो ये लुढ़कती हुई आगे जाएगी, इसको बोलते हैं रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, वी ऑफन सी ऑन बस स्टैंड, रेलवे प्लेटफॉर्म एंड एयरपोर्ट that even small children are able to carry along their suitcase easily if they are fitted with wheels। आपने देखा होगा बस स्टैंड पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, एयरपोर्ट पे, जो छोटे बच्चे भी जो सूटकेस को, बड़ा सा कोई सूटकेस है उसको आसानी से खींच लेते हैं, कैरी कर लेते हैं, अगर उसमें क्या लगे हुए हैं, सूटकेस में क्या लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं। अगर व्हील्स ना लगे हुए तो छोटे बच्चे के बस की नहीं है कि उसको उठा सकेगा बैग को, ठीक है, मगर अगर उसमें अगर व्हील लगे हुए तो वो आसानी से उसको खींच लेगा। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है। लेट अस अगेन ट्राई द प्रीवियस एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द रीज़न। अब वही जो एक्टिविटी हमने पहले की थी उसी एक्टिविटी को हम दोबारा से देखेंगे और इसका रीज़न देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि व्हील लगने से वो आसानी से खींच जाता है। अब एक्टिविटी 5 वही एक्टिविटी है, ठीक है, वैसे ही करनी, थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस है उससे। टेक ए फ्यू पेंसिल विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। कुछ पेंसिलें लो ऐसे जो सिलेंड्रिकल शेप में हो, ठीक है, बिल्कुल गोल हो। प्लेस दैम पैरेलल टू ईच अदर, उनको पैरेलल टू ईच अदर रख दो, इस तरह से रख दो उन पेंसिलों को, ठीक है। नाउ प्लेस द वुडन ब्लॉक ओवर दैम एज शोन इन फिगर। अब वुडन ब्लॉक इनके ऊपर रख दो इस तरह से, ठीक है। बाकी वही अरेंजमेंट है जैसे पहले हमने की थी। रिपीट द स्टेप ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी, वही एक एक करके इसमें क्या डालने हैं आपने, मार्बल्स डालने हैं, वही एक्टिविटी जो हमने पहले की थी। वर्ड डू वी ऑब्जर्व, क्या हमने ऑब्जर्व किया, हमने क्या देखा। डू वी फाइंड इट इज़ ईजियर टू मूव द ट्रे इन दिस वे दैन टू स्लाइड इट। क्या आपने यह पाया कि इस तरह से, जैसे ये अब इसके पेंसिलों के ऊपर है तो ये जब इसको स्लाइड करना आसान है पहले की तुलना में। नोट डाउन द नंबर ऑफ मार्बल रिक्वायर्ड इन दिस केस। अब इस केस में कितने मार्बल लगे कि ये बॉक्स है वो मूव करने लगा, उसको नोट करो, कितने लगे, 5 लगे, 6 लगे, 10 लगे। ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द टू केसेस, दोनों केसेस के बीच में डिफरेंस करो जो हमने पहले किया था और जो अब किया। डू यू थिंक डैट अपोजिशन टू द मोशन ऑफ द वुडन ब्लॉक हैज़ बीन रिड्यूस,
क्या आपने ये महसूस किया, क्या आपने इस बारे में सोचा कि जितना पहले अपोजिशन हो रहा था, जितना पहले फ्रिक्शन लग रहा था, अब इस केस में फ्रिक्शन कम लग रहा है। देखो मान लो पहले केस में हमने माना था कि 10 मार्बल डालने से ये रोल हो रहा है, मतलब मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है। मगर इस केस में क्या पता 7 मार्बल डालने से ही ये मूव करना शुरू कर दे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, जो अपोजिशन है, जो फोर्स है, वो अब कम क्यों लग रहा है इस केस में, ठीक है। 7 मार्बल से ही काम क्यों चल गया। वी ऑब्जर्व डैट द पेंसिल स्टार्ट रोलिंग एज द वुडन ट्रे ब्लॉक मूव्स। अब जैसे ही हमने देखा कि जो पेंसिलें हैं वो रोलिंग करना शुरू कर देंगी जैसे ही वुडन ब्लॉक मूव करेगा। मूविंग द ट्रे ब्लॉक इन दिस वे इज़ मच ईजियर दैन स्लाइडिंग इट। इस तरह से पेंसिलों के ऊपर जो रोल होके वो चल रहा है, ठीक है, इस तरह से करना स्लाइडिंग की तुलना में आसान है, यानी कि रोलिंग करना आसान है स्लाइडिंग की तुलना में। दस रोलिंग इज सीन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो इस प्रकार हमने देखा कि रोलिंग के कारण क्या हो गया है, फ्रिक्शन कम हो गया है। जितना फ्रिक्शन कम होगा उतनी जल्दी वो मतलब मूव करना शुरू कर देगी बॉडी। पहले केस में मानना था हमने कि 10 मार्बल डालने से ये मूव करना शुरू करेगा, मगर ये जब हमने पेंसिलें इसके नीचे लगा दी, यानी कि पेंसिलें रोल करेंगी तो रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो अब इस केस में शायद 7 से ही काम चल जाए, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। वी ऑब्जर्व डैट इट इज़ मच ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर ए गिवन सरफेस। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि किसी बॉडी को किसी सरफेस पे रोल करना आसान है स्लाइड करने की तुलना में। ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म और बस स्टॉप वी ऑफन नोटिस दैट स्मॉल चिल्ड्रन कैन ईजिली पुट ए सूटकेस फिटेड विद व्हील्स। तो हमने रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे देखा है, नोटिस किया है कि स्मॉल चिल्ड्रन आसानी से सूटकेस को खींच लेते हैं अगर उसमें व्हील लगे हों। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिड्यूस फ्रिक्शन डैट मेक्स इट इज़ ईजी फॉर द चाइल्ड टू पुल अलोंग द सूटकेस। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहिए लगाने से क्या हो गया है, जो रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, और रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो गया, अब कम हो गया है, ठीक है। किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि पहिए लगाने से रिड्यूस हो गया है फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया है, तो उसको आसानी से खींचा जा सकता है, रोल किया जा सकता है। इट इज़ ईजी नाउ टू अप्रिशिएट वाई लेबरर्स प्रेफर प्लेसिंग लॉग्स अंडर हैवी मशीन्स ऑब्जेक्ट वाइल मूविंग दैम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और आपने ये देखा होगा कि जब कोई मान लो कोई बहुत भारी मशीन है, ठीक है, लोहे की बनी हुई बहुत भारी मशीन है, इसको हमने एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, ठीक है, तो जो लेबरर होते हैं, जो क्या होते हैं, जो मजदूर वगैरह होते हैं, उसको सीधा ऐसे खींच के नहीं ले जाएंगे, स्लाइड करके नहीं ले जाएंगे। वो क्या करेंगे, उसके नीचे लॉग्स लगा देंगे, ऐसे लकड़ी के, ऐसे गोल गोल लॉग्स लगा देंगे, लकड़ी के लट्ठे लगा देंगे। फिर उसको इस बॉक्स को इस मतलब इसके नीचे, इस बॉक्स के नीचे क्या रखेंगे, लकड़ी के ऐसे गोल लट्ठे रखेंगे, फिर उसको धक्का देंगे, फिर वो आसानी से, जो भारी मशीन है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाएगी। क्योंकि लकड़ी के गोल लट्ठे रखने से, सिलेंड्रिकल लट्ठे उसके नीचे रखने से फिर क्या लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए आसानी से वो मजदूर ये काम कर लेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन is thus the force of friction that comes into play when body rolls over the surface of another body। तो रोलिंग फ्रिक्शन तब लगता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे क्या करती है, रोल करती है, लुढ़कती है। इट इज़ लेस देन द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज़ मच लेस देन द। और ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा कम होता है। We can now conclude that it is more convenient to roll than to slide an object over a given surface। तो हम ये conclude कर सकते हैं कि किसी given surface पे रोल करना आसान होता है और जो स्लाइड करना है वो मुश्किल होता है, यानी कि स्लाइड करने से रोल करना आसान होता है। तो इसने अब ये दे रखा है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सा लगता है, स्टैटिक, उसके बाद स्लाइडिंग, और सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा है, रोलिंग, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम, उससे ज़्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये कर लेते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन से ही है। व्हील रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन। व्हील जो है एक बहुत बड़ी खोज थी, इसने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। द रियलाइजेशन दैट द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेड
मैन टू इन्वेंट द व्हील्स। जब आदमी को ये पता लगा कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसने इस चीज़ ने उसको आप कह सकते हैं कि आदमी ने फिर व्हील्स की खोज की, जब उसको ये पता लगा कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा कम होता है। द व्हील हैज़ बीन कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जो पहिए को, जो व्हील को सबसे बड़ी आप कह सकते हैं जो मैनकाइंड की जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी खोज आप कह सकते हैं। इट इज़ मच ईजियर टू कार्ट ए हैवी लोड पुट ऑन ए ट्राली विद व्हील्स दैन टू पुश इट। किसी कोई हैवी लोड है, अगर कोई उसको हमने ट्रॉली पर रखा है, तो अगर उसमें पुट ऑन ए ट्रॉली, अगर कोई हैवी लोड है और हमने उसको ट्रॉली यानी कि पहिए पे वो चल रहा है, ठीक है, हैवी लोड, तो उसको करना, खींचना बहुत ही ईजी होता है। व्हील्स आर यूज एक्सटेंसिवली इन डेली लाइफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जो व्हील्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन में, जो हमारी डेली लाइफ होती है, यानी कि जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह, सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, वो किसके द्वारा जाता है? व्हील्स के द्वारा ही जाता है। दे सेव लेबर एंड एनर्जी टू ग्रेट एक्सटेंट। पहिए से क्या, व्हील से क्या बचता है? एक तो मजदूरी बचती है, मेहनत बचती है, दूसरी क्या, एनर्जी बचती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिड्यूस फ्रिक्शन एसोसिएटेड विद रोलिंग। और ये किसके कारण है? ये रिड्यूस फ्रिक्शन जो रोलिंग से एसोसिएट है उसके कारण है। यानी कि जब हम रोलिंग करते हैं तो फ्रिक्शन बहुत ही कम लगता है, इसी का यूज़ हम पहिए में करते हैं। डू यू नो में क्या है? प्रॉपर इन्फ्लेटेड टायर्स रोल विदाउट स्लाइडिंग सिंस रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। प्रॉपर इन्फ्लेटेड टायर्स रोल विदाउट स्लाइडिंग। अगर किसी टायर में अच्छे से हवा भर रखी है, ठीक है, तो फिर वो टायर क्या नहीं करेगा? वो स्लाइड नहीं करेगा, वो रोल करेगा, आराम से वो चलेगा, ठीक है। देयरफॉर देयर इज लेस डेसिपेशन ऑफ एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन, हैंस प्रॉपर इन्फ्लेटेड टायर्स सेव फ्यूल्स। तो इसीलिए अगर हम उस टायर में हवा सही तरह से भरेंगे तो वो टायर मतलब गाड़ी वो आसानी से चलेगी, और उससे क्या बचेगी? एनर्जी बचेगी, ठीक है, उससे क्या बचेगी? एनर्जी बचेगी। हैंस प्रॉपर इन्फ्लेटेड टायर्स प्रॉपर इन्फ्लेटेड टायर्स सेव फ्यूल। जिस टायर में सही से ढंग से, गाड़ी में सही ढंग से हवा भर रखी है, ठीक है, तो फिर उसमें क्या लगेगा? उसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम लगेगा, ठीक है, तो फिर हमारा फ्यूल बचेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।